अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शन ऑफ मनी, उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मनी और लास्ट पे डिमांड फॉर मनी। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ मनी। जैसे कि हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, वहाँ पे हमने गुड्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज करे थे, प्रोडक्ट्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज करे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ मनी का फंक्शन क्या है, वो आसानी से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ईजिली है, हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है इसे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम है कोई प्रोडक्ट्स या किसी चीज़ को एक्सचेंज करने का, जिससे कह सकते हो कि ज़्यादा आप एफिशिएंसी ले सकते हो। ठीक है, हम कह सकते हैं मनी प्रोवाइड्स द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। हम उसको बहुत इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स को, हम इसको यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू भी इसमें आ सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत एक कन्वीनियंट और इजी और एफिशिएंट वे है एक्सचेंज करने का। ठीक है, इसके ज़रिए कोई चीज़ परचेज करने का सबसे इजी, कन्वीनियंस, एफिशिएंट वे है। फिर आ जाता है सेकंड, इसमें जो फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है कि जिस तरह बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पे हम चीज़ों की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को नहीं परचेज करे थे, प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करे थे। ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करी थी, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करी थी। हम कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करे थे या सेल करे थे, या प्रोडक्ट्स का जो एक्सचेंज करे थे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं था। तो मनी का सबसे एक बड़ा फीचर ये भी है कि वो मेजर करता है वैल्यू को। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। ना हम वैल्यू से ज़्यादा पे करेंगे, ना हम वैल्यू से कम पे करेंगे। ठीक है, थर्ड आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आप मनी को स्टोर कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में हमने बात की थी कि वहाँ पे हम कोई अपने जो हम रिजर्व रखते थे या जो मनी हमारी होती थी, हम उसको सेव नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसको हम फ्यूचर कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। हम बस उसी टाइम पे जो है, कोई सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी प्रोडक्ट्स थे आपके पास, बार्टर सिस्टम ने हमने यही डिस्कस किया था। वीट है किसी के पास तो वो एक्सचेंज करें, राइस है किसी के पास तो वो एक्सचेंज करें, मीन्स खुद भी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, प्लस वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके दूसरी कमोडिटीज़ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आज हम अगर कोई प्रोडक्ट्स को सेव करेंगे, फ्यूचर में हमें अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरत पड़ गई तो फ्यूचर में हम किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन मनी जो आई, जब मनी का जो जनरेशन हुआ, जब मनी एवोल्यूट हुई, तो उसका क्या है कि हम कह सकते हैं कि हम मनी को ईजिली स्टोर कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या, कि हम किसी को लोन दे सकते हैं, हम लोन कर परचेज कर सकते हैं, हम बोरो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें एक बिज़नेस स्टैब्लिश करना है, हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा फिर हम ऐसा ऐसा करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बोरो कर लेते हैं, लोन कर लेते हैं, और अपना कंस्ट्रक्शन का या किसी भी तरह प्रोजेक्ट को अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स किसी से बोरो करना, किसी पे या फिर हम बैंक से लोन ले लेते हैं या हम किसी और से लोन ले लेते हैं। मनी फैसिलिटेट लोन्स, बोरोअर कैन यूज़ मनी टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे आर नीडेड मोस्ट। ठीक है, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, किसी से बोरो कर सकते हो। जबकि बार्टर सिस्टम में कोई बोरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बार्टर सिस्टम में कोई लोन का इस तरह से कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये मनी के बाद, मनी का एक फंक्शन है कि आप उसे हमने पहले बात की है कि उसको सबसे आसान या एफिशिएंट वे है एक्सचेंज करने का। फिर हमने कहा कि हमें हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पे कर रहे होते हैं। थर्ड, हमने इसमें स्टडी किया था कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब हम कह रहे हैं कि हम किसी को बोरो भी कर सकते हैं, मनी किसी से ले भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है, लोन, किसी को कोई काम करना है, कोई इमरजेंसी आ गई, हम उसको लोन के तौर पे दे सकते हैं और हम बाद में उससे वापस भी ले सकते हैं। फिर आ जाता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट में क्या कहता है, एन एट्रीब्यूट ऑफ मनी इज दैट इट इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। द इम्प्लीकेशन इज दैट मनी इज यूज्ड टू measure एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ओवर अ टाइम। ठीक है, मनी के जरिए हम सारी फाइनेंशियल जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं इकोनॉमी की, हम सारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं, हमारे जितने भी रेवेन्यूज़ हो रहे होते हैं, हम उनको कलेक्ट करना, हमें उनको बुक कीपिंग करना आसान हो जाती है। हमारे पास उनका रिकॉर्ड ईजिली हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम
हमने कितने पेमेंट पे क्या चीज़ें परचेज़ की, किस तरह से परचेज़ की, क्या ट्रांजैक्शन हमने की है, कोई कितने गुड्स एंड सर्विसेज की, हमारे एक साल के अंदर कितना जीडीपी जनरेट हुआ, एक साल के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई, ये सारा इसको रिकॉर्ड करना मनी के सेंस में बहुत आसान है। बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बार्टर सिस्टम में किस चीज़ के अकॉर्डिंग करोगे, वहाँ तो वैल्यू ही नहीं बराबर थी उन प्रोडक्ट्स की, जो भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे थे तो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पे नहीं कर रहे थे। यहाँ पे यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि आप जो भी सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपनी इकोनॉमी में, जो भी जितना भी आपने प्रोडक्शन की है, आपने कितना गेन किया, आपकी टोटल इनकम कितनी आई इकोनॉमी की एक साल के अंदर, आपने कितना जीडीपी प्रोड्यूस किया, उस सारी की ट्रांजैक्शन आप कहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, मीन्स आप मनी हम यूनिट ऑफ अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, हम मनी को एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो हुई हैं वो सारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अ स्टैंडर्ड ऑफ पोस्टपोन पेमेंट। This is extension of first function. Here again money is used as medium of exchange, but this time the payment is spread over a period of time. Thus when goods are bought on hire purchases, they are given to the buyer upon payments on deposit, and he then pays the remaining amount in a number of installments. A standard of postpone का मतलब ये है कि आप, हमने भी बोरो की बात की ना पीछे, लोन और बोरो की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कोई अगर प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स परचेज़ करने पे हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी पे कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में हम देखो, बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप कोई चीज़ दे के इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं दे सकते थे। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ पोस्टपोन पेमेंट, आप पेमेंट जो है वो पोस्टपोन भी कर सकते हो, पेमेंट जो है वो पोस्टपोन मीन्स डिले भी कर सकते हो, लेट भी कर सकते हो, वो किस तरह से, आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक मनी का फंक्शन आता है। उसके बाद क्लास टाइप्स ऑफ मनी आ जाती हैं। 4 टाइप्स ऑफ मनी हमने यहाँ पे स्टडी की हैं, वो कौन कौन सी हैं? कमोडिटी मनी, फैट मनी, जुडिशरी मनी और क्रेडिट मनी, इस तरह से था। कमोडिटी मनी क्या थी? कमोडिटी मनी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लाइकली द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। इट बिल्ड्स ऑन स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज दैट एक्ट ऑफ मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। कमोडिटी मनी क्या है? हमने ये डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम, हमने कहा था कि हम तो पहले बार्टर सिस्टम में गुड्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज करे थे, और हमने साथ कमोडिटी मनी को स्टडी किया। कमोडिटी मनी क्या होती है कि आप कोई ना कोई कमोडिटी एज अ रिज़र्व रख लेते हो, हम सेव कर लेते हैं, कोई कमोडिटी को सेव कर लेते हैं जिसको हम मनी के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि अक्सर ऐसे कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा मनी का कॉन्सेप्ट नहीं, या बहुत कम, जहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ी पुअर लोग रहते हैं, अगर वो भी उनके पास ज़्यादा क्या होते हैं, कैटल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, वो फार्मिंग वगैरह पे उनका ज़्यादा होता है, तो वो क्या कर लेते हैं कि उनको अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, या फिर उनको कोई चीज़ किसी को देनी हो, तो वो अपने उन कैटल्स में या जो फार्मिंग कर रहे हैं उन सीड्स, अगर उनके पास अच्छी फसल हो रही है वो दे देंगे, उसके बदले शायद पेमेंट ले लें। ठीक है, या फिर वो किसी को दे देंगे, उसके बदले हम कह लें, जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ी थी जो मैंने क्लास में लास्ट लेक्चर में दी थी, कि ऐसे कुछ गांव भी हैं जिस तरह से अगर कोई मस्जिद वगैरह बन रही है तो मनी के तौर पे कोई उनको कैटल दे दिया जाता है, कि ये एक चंदा की फॉर्म में दिया जाता है कि ये उनकी तरफ से हो गया। ठीक है, लेकिन इसी तरह से बाकी हम सिर्फ कैटल्स की बात नहीं कर सकते, अगर वो फार्मिंग अच्छी कर रहे हैं तो वो अपने फॉर्म जो उनकी खेती बाड़ी जो अच्छी फसल है, तो फसल में कुछ पोर्शन उनको दे सकते हैं कि आप सेल करके, और आप इसको जो पैसा आएगा आपके पास वो आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो मनी को इस तरह से कमोडिटी के सेंस में हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फेट मनी। फेट मनी गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्डर। That means the government declare fiat money to be legal tender, which requires all people and firms within the country to accept it as a medium of payment. सही है। फेट मनी क्या होती है कि फेट मनी कहते हैं कि जो अब नॉर्मल हमारी करेंसी है, हम जो नॉर्मल मनी यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे गवर्नमेंट ने उसको एक वैल्यू दे दी, वैल्यू असाइन कर ली। जैसे अगर 50 रुपीज़ का अगर एक नोट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये 50 रुपीज़ की, ये 50 इसकी जो वैल्यू है वो असाइन हो गई है। ठीक है, हम अब इसके अकॉर्डिंग परचेजिंग करेंगे, इस 50 रुपीज़ की वैल्यू को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसकी एक वैल्यू दे दी गई है, एक लीगल टेंडर बन गया है, वो उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उससे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ है, मीन इस एक पेपर को हमने एक वैल्यू कर दिया 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ कर सकते हो उसकी ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू का।
बाय डेफिनेशन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज सिग्निफिकेंट लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? उस कागज़ की अपनी कीमत। अगर 50 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, उस कागज़ की अपनी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। और फेस वैल्यू क्या है? वो जो हमारे पास वो नोट कितने का है, 50 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कागज़ की वैल्यू बहुत कम होती है उसकी फेस वैल्यू से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप जो है फिड्यूशरी मनी। Fiduciary money depends for its value on the confidence that it will be generally accepted as a medium of exchange. And अच्छा, इसमें fiduciary money हम स्टडी कर चुके हैं कि fiduciary money लाइक इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये भी इजीली कन्वर्टेबल है। जिस तरह से हम आ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे चेक्स हो गए, ठीक है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, हमारे बैंक नोट्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी fiduciary मनी में आ जाती हैं, जो कि इजीली कन्वर्टेबल है, मनी में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं। फिर आ जाता है कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी क्या कहता है? कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करेंसी दैट इज मेड ऑफ डेट जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, आप कोई बैंक से कर्जा लेते हो, आप जब भी बैंक से कर्जा लेते हो ना, तो आप ऐसे ही नहीं ले लेते। आपके अगर अकाउंट है तो वो अकाउंट प्लेज कर लेती है बैंक, ठीक है। या आपकी कोई ऐसे अगर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट के ले लेते हो, हैवी अमाउंट के आप वो कर लेते हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो कोई भी बैंक आपको ऐसे नहीं देगा, वो कोई ना कोई आपसे प्लेज उसका लेगा, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ इस तरह से। अगर आपका अकाउंट में अमाउंट इतनी है तो फिर आपके अकाउंट से जो है वो अपने अकाउंट जो है वो रिजर्व रख लेगा, या फिर आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्लेज की जाएगी, उसके बाद आपको पे किया जाएगा, लोन पे दिया जाएगा। फिर आ जाता है फ्रैक्शनल रिजर्विंग बैंकिंग डिस्क्राइब अ प्रोसेस वेयर कमर्शियल बैंक गिव्स आउट लोन वर्थ मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल करेंसी दे होल्ड। ठीक है, आपको जो लोन दिया जाता है, आप जब लोन लेते हो तो आप उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करते हो, आप सिर्फ लोन वाली अमाउंट पे नहीं करते। ठीक है, तो ये है कमर्शियल बैंक मनी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है डिमांड फॉर मनी। ओके क्लास, ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिमांड फॉर मनी। व्हाट आर वेरियस मोटिव फॉर विच मनी इज़ डिमांडेड? कौन से ऐसे मोटिव्स हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम मनी डिमांड करते हैं? अकॉर्डिंग टू केन्स, मनी इज़ डिमांडेड बिकॉज ऑफ 3 मोटिव्स। केनेजियन का कॉन्सेप्ट था, केनेजियन एक इकोनॉमिस्ट, उनका कॉन्सेप्ट था कि जो मनी को डिमांड किया जाता है इन 3 वजूहात की वजह से। ये 3 मोटिव्स हैं, ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से हम मनी डिमांड करते हैं। द फर्स्ट 2 मोटिव प्रोवाइड yield of convenience and uncertainty. The third motive provide money yields. Keynesian has termed demand for money as liquidity preference. डिमांड फॉर मनी को केनेजियन ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का भी नाम दिया था। बच्चों, अब ये क्वेश्चन आ सकता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है, तो ये डिमांड फॉर मनी ही आएगा इसमें। फर्स्ट जो मोटिव है मनी की डिमांड करने का, वो है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या होता है कि हमें डे टू डे, डे बाय डे जो हमें एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, जो हमारे कंजम्पशन की जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम उनको फुलफिल करने के लिए हमें मनी चाहिए होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं हमें ये चीज़ें ख़रीदनी है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या हमारी लग्जरीज़ हैं, हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी डे बाय डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, हमें उस लिए मनी चाहिए होती है। ठीक है, उससे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। पीपल कीप कैश फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। एवरीबडी मेंटेन कैश बैलेंस टू मीट डेली ट्रांजैक्शन टू पे टू द क्रेडिटर बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ somehow one kind of biological motive. It is somehow one kind of biology. अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया। People like to keep their money in liquid form, cash, to meet their day-to-day expenses during the period between the receipt and spending of their money. The necessity for liquidity on his account arises to bridge the gap between the receipt of payment, income and its spending. ठीक है, क्या होता है ट्रांजैक्शन मोटिव? कि जितना भी आपने इनकम अर्न की है, आप उसको स्पेंड कर रहे हो अपनी कंजम्पशन पे। ठीक है, जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पे जो कंजम्पशन होती है, जो कि आपकी डेली बेसिस पे कंजम्पशन होती है, आप मनी होल्ड करते हो अपनी उन कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। उसके बाद आ जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है? जो भी आपकी इनकम आती है, आप इनकम को थोड़ा सा अमाउंट, उसमें थोड़ी सी अमाउंट की आप सेविंग कर लेते हो अपनी इनकम में। ठीक है, और वो सेविंग किस लिए की जाती है? वो सेविंग इसलिए की जाती है
कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास इतने पैसे हों, आपके पास इतनी मनी हो कि आप अपनी उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे अगर कोई अचानक से बीमार हो जाता है, ठीक है, तो हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स पूरे करने पड़ते हैं, तो वो आपकी सेविंग से निकलते हैं, वो आपकी डे टू डे जो डेली बेसिस पे आपकी जो कंजम्पशन हो रही है उस अमाउंट से नहीं निकलते। वो जो डेली की कंजम्पशन है आपकी, वो ट्रांजैक्शन मोटिव पे आता है। प्रिकॉशनरी मोटिव में जो अनफोर्सिन अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, या आप एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, तो थोड़ी सी आप सेविंग रखते हो कि मैं कुछ अरसे के लिए, चलो ये मेरे पास प्रिकॉशनरी मोटिव पड़ा है, अनफोर्सिन कोई भी डिजास्टर आ जाता है, कोई ऐसी डिफिकल्टी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अमाउंट अपनी सेविंग में रखते हो जिसको आप बाद में यूज़ कर सको, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में वो अमाउंट आप, वो कुछ सेविंग आपकी होती है जो कि आप यूज़ रख लेते हो अपने पास, सेव कर लेते हो अपनी इनकम के पोर्शन में से, ताकि जब भी अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है तो उस टाइम पे आपको उसको यूज़ कर सको। थर्ड जो टाइप है इसमें स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होते हैं? ऑब्वियसली आपकी जो इनकम होती है उसमें आप कंजम्पशन भी करते हो, आपकी जो इनकम होती है उसमें आप सेविंग भी करते हो, प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हो। अब वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से है? आप स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब आप अपनी जो इनकम है उसमें कुछ पोर्शन आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हो। वो इन्वेस्ट किस तरह से आप कर सकते हो? Some people hold money for the speculation purpose. Speculators always search a project to invest money temporarily so that makes the huge profit immediately. A speculators always maintain a cash balance to get the speculation benefits and outcomes. हम ये कह सकते हैं कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं बॉन्ड्स में, हम इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में, ठीक है। अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा आपको, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब है कि आपकी जो इनकम है, आपने इनकम में से कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है, जिनका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा अचानक से मिल सकता है। प्राइस बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रॉफिट मिल सकता है उसका, ठीक है क्लास। तो ये हमारी डिमांड फॉर मनी थी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस आप कह सकते हो। 3 टाइप्स की थी, हमने स्टडी किया। एक हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन मोटिव, जो हम इनकम हमारी डेली जो कंजम्पशन है उस पर डिपेंड कर रही है। सेकंड हमने पढ़ा सेकंड हमने पढ़ा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होते हैं? आप कुछ सेव कर लेते हो कि कल को अगर अनसर्टेनिटी कोई आ जाती है तो आप वहाँ पे तब यूज़ कर सको। उसके अलावा आ जाती है इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटिव मोटिव मीन्स आपने कुछ अमाउंट आपकी इनकम में से कुछ आपने सेव कर दिया किसी भी टाइम पे, जिस आपने इस ओपिनियन से आपने ये सोच के सेव किया कि कल को मुझे इस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है क्लास। कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो।